कभी जंगलों में भटकने वाला एक वनमानुष आज से हजारों साल पहले इतनी विकसित सभ्यता बना चुका था, जहां नगर थे, नालियां थीं, व्यापार था और अनुशासित जीवन भी। क्या खाते थे हड़प्पा के लोग, कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, और सबसे रहस्यमयी बात, जब जीवन इतना व्यवस्थित था तो आखिर भगवान की कल्पना क्यों करनी पड़ी। ये डॉक्यूमेंट्री आपको ले चलेगी 4000 साल पीछे, जहां आप अपने अतीत को देखेंगे, महसूस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं नवपाषाण काल से। अगर आप ऐसी रोचक और रिसर्च की हुई डॉक्यूमेंट्री पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमें घंटों मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। 20 लाख साल पहले धरती पर एक ऐसा समय था जब इंसान का कोई नाम नहीं था, न घर था, न गांव, न सिविलाइजेशन। वो सिर्फ एक खानाबदोश था। हर दिन उसकी आंख खुले तो सबसे पहले उसे डर सताता, शेर, भालू, हथिनी के झुंड या फिर भूख की आग। वो न तो खेती जानता था, न खाना पकाना, बस जंगलों में भटकता, पेड़ पर चढ़ता और जैसे तैसे जिंदा रहता। उसके लिए दुनिया सिर्फ एक विशाल शिकारगाह थी, जहां ताकतवर ही जिंदा रहता था। वो झुंडों में रहता था, कभी अकेले नहीं, क्योंकि अकेले मतलब मौत, शेर, बाघ, भूख और सर्द हवाएं हर पल उसे याद दिलाती थीं कि वो इस धरती पर सबसे कमजोर प्राणी है। लेकिन समय के साथ उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। शायद सवाल उठने लगे थे, क्या हर दिन भागना जरूरी है? क्या हम हमेशा यूं ही भटकते रहेंगे? करीब 1 लाख साल पहले धरती पर शुरू हुआ था पाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक एज भी कहा जाता है, जहां इंसान अब भी भटक रहा था, लेकिन उसके भीतर एक नई क्रांति जन्म ले रही थी, ठहरने की इच्छा। अब इंसान ने पहाड़ों की दरारों और गुफाओं को शरण स्थली की तरह देखना शुरू किया। यह गुफाएं न तो आलीशान थीं, न ही सुरक्षित, लेकिन फिर भी यह इंसान के लिए पहला घर बन गई। गुफा ने उसे दिया ठंडी हवाओं से राहत, तेज बारिश से बचाव और शेर भेड़िए जैसे जानवरों से एक मजबूत दीवार। वहीं से शुरू हुआ इंसान का पहला रिश्ता जगह से, जहां वो लौट कर आ सके, जहां उसे आराम मिल सके और जहां से उसकी यात्रा सभ्यता की ओर शुरू हुई। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इंसान ने कैसे शिकार के युग से जीवन को बसाना सीखा, तो इस विषय पर हमारी डिटेल वीडियो पहले से बनी है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। गुफाओं में छुपकर जीने वाले इंसान की जिंदगी अब धीरे धीरे बदल रही थी। वो अब सिर्फ शिकार करने वाला जीव नहीं रहा था, अब उसके अंदर सोचने की ताकत जाग चुकी थी। वो सिर्फ जीने के लिए नहीं, समझने के लिए जी रहा था। करीब 7 से 10 लाख साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसान की पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। पता नहीं कैसे, शायद बिजली गिरी होगी या 2 पत्थर आपस में टकराए होंगे, पर पहली बार इंसान की आंखों ने देखा धधकती हुई आग। उस पल कुछ सेकंड को वो ठहर गया। उस रोशनी को उसने कभी नहीं देखा था। वो गर्माहट, वो चमक, वो लपटे, शायद उसे कोई दैत्य लगी होंगी। डर इतना था कि वो पास भी नहीं गया। पर जब उसने देखा कि जहां आग है वहां शेर नहीं आता, जहां आग है वहां ठंड नहीं सताती और आग पर रखा मांस अचानक स्वादिष्ट हो गया है, तो धीरे धीरे वो डर बदल गया आदर में। इंसान ने आग को भगवान तो नहीं कहा, पर शायद सबसे पहला दोस्त यही था जो उसकी जिंदगी को गर्म, रोशन और सुरक्षित बनाता था। क्योंकि सोचो, आज भी जब हम आग जलाते हैं तो उसके चारों ओर बैठते हैं, उसे घूरते हैं और शांति महसूस करते हैं। और इसी आग से शुरू हुआ खाना पकाने का विज्ञान, रात में रुकने की हिम्मत और दुनिया को बदल देने वाला आत्मविश्वास। यही आग थी जिसने जंगल में भटकते इंसान को सभ्यता की तरफ पहला कदम उठाने का साहस दिया। और जहां उसने सबसे पहले अपने लिए जगह चुनी, वो थी नदियां। क्यों? क्योंकि नदियां उसे देती थीं पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, जीने के लिए, मछली खाने के लिए, और सबसे बड़ी बात, वो उसे दिशा देती थीं। नदी के किनारे अब पहली परमानेंट बस्तियां बनने लगीं। छोटी छोटी झोपड़ियां, पास ही आग जल रही है, बच्चे खेल रहे हैं, बूढ़े कहानियां सुना रहे हैं, और इंसान पहली बार खुद को एक समाज का हिस्सा समझने लगा। अब वो केवल जंगली जानवरों के खिलाफ नहीं लड़ रहा था, अब वो टाइम, नेचर और अपने फ्यूचर को समझ रहा था। नदियों के किनारे बस चुकी बस्तियां अब धीरे धीरे बदलने लगी थीं। शिकार और भटकाव का दौर बीत चुका था।
दोस्तों, समय बीतते के साथ एक करवट लिया, करीब 7000 से 3000 साल पहले। अब वो दौर आ चुका था जब इंसान ने सिर्फ जीना नहीं, योजना से रहना सीख लिया था। सिंधु, सतलुज, रावी, घग्गर, हकरा, इन नदियों के किनारे छोटे छोटे झोपड़ी नुमा गांव अब धीरे धीरे बनते जा रहे थे। अब शिकार नहीं, खेती थी। अब भागना नहीं, बसना था। और जो जमीन कल तक सिर्फ मिट्टी थी, वो अब इंसान के सपनों की नींव बन चुकी थी। और यहीं से भारत की पहली महान सभ्यता का बीज बो दिया गया। और इन्हीं में से एक दिन उभरा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा की सड़कों पर पहली बार ईंटें बिछाई गईं। हर ईंट एक जैसी थी, साइज, लंबाई, मोटाई सब नाप कर बनाई गई, जैसे कोई बड़ा इंजीनियर पीछे बैठा योजना बना रहा हो। घर ईंटों के बने हुए, अंदर आंगन था, बगल में स्नान घर। हर घर की अपनी नाली थी और वो नाली जाकर जुड़ती थी एक बड़ी ढकी हुई मुख्य नाली से। सोचो भाई, हजारों साल पहले ये लोग सीवेज सिस्टम चला रहे थे, जो आज भी कई शहरों में नहीं है। धीरे धीरे ये बस्ती फैलने लगी और कुछ किलोमीटर दूर एक और चमत्कार जन्म ले रहा था, मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला कहे जाने वाला ये शहर किसी साधारण बसावट से कहीं आगे था। यहां पर न सिर्फ पक्के घर थे, बल्कि एक विशाल स्नानागार, बड़ी बड़ी गोदामें, अनाज रखने के भंडार और सब कुछ एकदम लाइन से, योजना से बना हुआ। इंसान ने अब सिर्फ रहना नहीं सीखा था, अब उसने सीख लिया था व्यवस्थित होना क्या होता है। और इसी के साथ शुरू हुई दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी नगरी सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र और फिर सिंधु घाटी की हड़प्पा सभ्यता। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन जिस हड़प्पा सभ्यता की इतनी बातें हो रही हैं, वो हमें मिली कैसे? हम कैसे जानते हैं कि हजारों साल पहले लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या पहनते थे? तो भाई, इसका जवाब मिलेगा वीडियो के आगे। पर यह सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं थी, ये थी कई सौ बस्तियों की एक जुड़ी हुई दुनिया। एक सभ्यता जो 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली थी। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कोनों तक हम सब ने कभी ना कभी शहरों को बसते देखा है, लेकिन एक ऐसा शहर जो साफ सुथरा, योजनाबद्ध और तकनीक से भरपूर हो, वो भी आज से 5000 साल पहले, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यही थी हड़प्पा की असली पहचान। दोस्तों, अब आप सोचिए, आप एक अफसर हैं, साल 1853, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे हैं। नाम है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। आप भारत में कई ऐतिहासिक स्थलों का दौरा कर रहे हैं और तभी आप पंजाब के एक गांव में पहुंचते हैं, हड़प्पा। यहां लोग पुराने खंडहरों से ईंटें तोड़कर रेलवे लाइन में लगा रहे हैं। आप रुकते हैं, उन ईंटों को उठाकर देखते हैं तो चौंक जाते हैं। ये ईंटें आम नहीं हैं, एक जैसी, बराबर साइज की, मजबूत और सुंदर। फिर आपकी नजर पड़ती है कुछ अजीबो गरीब मोहरों पर, जिन पर कोई अनजानी लिपि खुदी हुई है, कुछ जानवरों की आकृतियां, कुछ संकेत। आप ये सब रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक नोट लिखते हैं। ये जगह प्राचीन काल का कोई बड़ा स्थल हो सकती है। पर अफसोस, उस वक्त कोई ध्यान नहीं देता। दुनिया मिस्र और रोम में उलझी थी। भारत की इस मिट्टी में उन्हें कोई इतिहास नहीं दिखता। फिर गुजरते हैं 68 साल 1921 आते हैं दयाराम साहनी, जिन्हें ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खुदाई की जिम्मेदारी देता है। और जैसे ही खुदाई शुरू होती है, हड़प्पा की वो खोई हुई दुनिया धीरे धीरे जमीन से बाहर आने लगती है। घरों के खंडहर, नालियां, ऑर्गेनाइज्ड रोड्स और वो ही अजीब मुहरें। अब पूरी दुनिया की नजर एक बार फिर उसी जगह पर जाती है जहां कनिंघम ने सबसे पहले देखा था, पर दुनिया सुनने को तैयार नहीं थी। और दोस्तों, यही थी वो खोज जिसने इतिहास का नक्शा बदल दिया, जिसने भारत को ये कहने का हक दिया कि हमारी भी एक प्राचीन सभ्यता थी और वो दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। तो दोस्तों, अब इस महान सभ्यता की विशेषताओं को समझते हैं। यहाँ की सड़कों को देखो, एकदम सीधी, समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई, जैसे किसी आधुनिक इंजीनियर ने CAD सॉफ्टवेयर में नक्शा खींचा हो। मुख्य सड़कें चौड़ी, किनारों पर पैदल चलने के लिए जगह और हर गली एक सुव्यवस्थित ग्रिड में। घर की बनावट हर घर में था, पक्की ईंटों की दीवारें, अंदर का आंगन स्नान घर, हाँ 5000 साल पहले। और नाली व्यवस्था जो निजी नाली से निकलकर बड़ी ढकी हुई नालियों में मिलती थी।
दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय स्वच्छता पर कितना ध्यान देते थे। वहीं आज के सड़कों और नलियों पर कूड़े कचड़े की कोई ध्यान नहीं होता है। तो अब बात करते हैं उस चीज की जिसे देखकर दुनिया आज भी हैरान है। नाम है मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, ग्रेट बैथ ऑफ मोहनजोदड़ो। ये कोई मामूली तालाब नहीं था भाई, ये था एक पक्का बना हुआ जलकुंड जिसकी लंबाई करीब 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.5 मीटर थी। नीचे लगी थीं बिल्कुल पॉलिश की हुई पकी ईंटें और बीच बीच में बिटुमेन, एक किस्म का टार से सीलिंग की गई थी जिससे पानी कहीं से लीकेज नहीं करता था। खुदाई में पता चला कि इस स्नानागार के चारों ओर घरों की कतारें थीं जिनमें चेंजिंग रूम्स जैसी जगहें बनी थीं। पास में कुएं थे जहां से पानी लाया जाता था और सबसे खास एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जो इस्तेमाल किए गए पानी को बाहर निकाल देता था बिना किसी दुर्गंध या गंदगी के। अब भाई सोच के देखो, 5000 साल पहले लोग नहाने के लिए नहीं बल्कि किसी धार्मिक स्नान, सार्वजनिक शुद्धिकरण या रिचुअल के लिए यहां इकट्ठा होते होंगे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह स्थान किसी पुरोहित वर्ग के लिए था जहां वे विशेष अनुष्ठान किया करते थे। ये सब एविडेंस मिले थे। 1926 में आर.डी. बनर्जी की अगुवाई में मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान, जिसे अब यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर रखा है। हड़प्पा में मिले हैं विशाल अन्नागार जहां अनाज को सहेज कर रखा जाता था। ऊपर से खुला, नीचे से हवा चलने लायक प्लिंथ यानी ऊंचा प्लेटफॉर्म ताकि नमी ना लगे। हर चीज, खाना रखने से लेकर पानी बहाने तक, एक सोच के साथ, विज्ञान के साथ की गई थी। और एक अनोखी बात, इन शहरों में ना कोई महल मिला, ना कोई मंदिर, ना कोई राजा की मूर्ति। इसका मतलब शायद ये था कि ये समाज समानता आधारित था जहां हर इंसान की गरिमा को समझा गया। कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, सबके लिए घर, सबके लिए पानी, सबके लिए सफाई। अब तक आप जान चुके हैं कि हड़प्पा के लोग घर बना चुके थे, सड़कें सीधी सीधी बिछा दी थीं, नालियां जोड़ दी थीं। पर अब सवाल था, पेट कैसे भरेगा और क्या सिर्फ खाना ही काफी है? तो भाई, हड़प्पा के लोगों ने इसका भी जवाब दे दिया, अपने हाथों से, अपने खेतों से और अपनी मेहनत से। इतिहासकार मोर्टिमर व्हीलर कहते हैं, हड़प्पा वॉज नॉट जस्ट अ सिटी ऑफ ब्रिक्स, इट वॉज अ सिटी ऑफ बैलेंस बिटवीन सर्वाइवल एंड सरप्लस। यानी सिर्फ जीने का नहीं, कमाने और बांटने का शहर था। सुबह होते ही लोग खेतों की तरफ निकल जाते। कोई हल चला रहा होता, कोई बीज डाल रहा होता, तो कोई सिंचाई की नहर साफ कर रहा होता। बैल, लकड़ी का हल और ह्यूमन लेबर, यही थी उनकी टेक्नोलॉजी। और सबसे कमाल की बात, जो फसलें वो उगाते थे उनमें आज की जिंदगी भी बसती है। गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, बाजरा, इन सब के बीज और अवशेष हमें मिले हैं कालीबंगन, राखी गढ़ी, लोथल और मोहनजोदड़ो जैसी साइट्स से। लेकिन भाई, एक चीज तो हड़प्पा वालों ने ऐसी दी जिसने पूरी दुनिया की लाइफस्टाइल बदल दी। वो चीज थी कॉटन। खुदाई में मेहरगढ़ और मोहनजोदड़ो से कपास के बीज और कपड़े के रेशों के अवशेष मिले हैं। यानी दुनिया का सबसे पहला सूती कपड़ा इन्हीं लोगों ने बनाया था। जब मिस्र में लोग ऊन और खाल से शरीर ढकते थे, भारत में लोग हल्के, आरामदायक सूती कपड़े पहन रहे थे। खाने पीने का इंतजाम तो हो गया, पर हर कोई खेती तो करता नहीं था। तो जो खेती नहीं करता था वो क्या करता था? कोई मिट्टी के बर्तन बनाता था, कोई पत्थर काटकर मोती और मनके बनाता, तो कोई तांबे से औजार और हथियार गढ़ता था। और जब इन चीजों की भरमार हो गई तो सोचो, इंसान ने क्या किया? बेचना शुरू किया। यानी एक ने अनाज दिया, दूसरे ने बर्तन, तीसरे ने कपड़े, चौथे ने गहने। कहीं भी सिक्का नहीं था, सिर्फ चीजों के बदले चीजें दी जाती थीं। हर कोई अपने अपने हुनर में माहिर था। कोई बेहतरीन मिट्टी के बर्तन बना रहा था, कोई पत्थरों को काटकर मोती और चूड़ियां बना रहा था, और कोई तांबे को पिघलाकर हथियार और औजार तैयार कर रहा था। इन चीजों को वो सिर्फ अपने गांव में ही नहीं बेचते थे, बल्कि दूर दूर तक ले जाते थे। अब सोचिए, 5000 साल पहले जब न गूगल मैप था, न ट्रेन, न ट्रक, तब सामान कैसे जाता था? तो इसका जवाब है लोथल, हड़प्पा सभ्यता का एक और अद्भुत शहर जो आज के गुजरात में था। और यह शहर बना था समुद्र के किनारे। अब ध्यान दो,
ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये था एक बंदरगाह जहां से नावों में सामान भरकर दूसरे देशों तक भेजा जाता था। और ये सामान कहां जाता था? मेसोपोटामिया, आज का इराक, दुनिया की सबसे पहली सभ्यताओं में से एक। अब यहां एक मजेदार बात सुनो। जब मेसोपोटामिया में खुदाई हुई तो वहां से हड़प्पा की मुहरें मिली। सोचो, भारत के लोग 5000 साल पहले फॉरेन ट्रेड कर रहे थे। और हां, उस समय कोई रुपये पैसे नहीं चलते थे, न सिक्का, न नोट, न यूपीआई। उस समय चलता था सामान के बदले सामान। यानी अगर आपके पास गेहूं है और किसी के पास बर्तन, तो आप गेहूं देकर बर्तन ले सकते थे। दोस्तों, इसे ही कहते हैं बार्टर सिस्टम। और ये दुनिया की पहली इकोनॉमी थी, बिना बैंक, बिना मॉल, बिना ईएमआई के। अब एक और दिलचस्प चीज सुनो। हड़प्पा के लोग जब व्यापार करते थे तो वो तोलने के लिए खास पत्थर के वजन इस्तेमाल करते थे। हर वजन का एक तय आकार होता था और जो चीजें वो भेजते थे उन पर एक खास मुहर, सील लगाते थे। यानी आज के लोगो या ब्रांड की तरह 5000 साल पहले भी लोग अपना ब्रांड बना चुके थे। अब तक आपने जाना कि हड़प्पा के लोग घर बनाना जानते थे, सड़कें बिछा सकते थे, व्यापार कर सकते थे। लेकिन सवाल यह है, इनकी रोज की जिंदगी कैसी थी? क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे? और सबसे जरूरी, क्या उन्हें भी सुंदर दिखने का शौक था? तो चलो आपको एक दिन की सैर कराते हैं एक हड़प्पा परिवार के घर के अंदर। सुबह सुबह सूरज निकला। एक छोटा सा घर, ईंटों से बना हुआ, जिसके अंदर आंगन था और आंगन के एक कोने में चूल्हा जल रहा था। महिलाएं आटे से रोटी जैसी चीजें बना रही थीं और पास ही दाल जैसा कोई द्रव चीज पक रही थी, जो आज की तरह तड़का नहीं था, लेकिन स्वादिष्ट जरूर होता होगा। घर के लोग जल्दी तैयार हो रहे थे। कुछ लोग खेत जा रहे थे, कुछ बस्ती के शिल्पकार मोहल्ले में। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, हड़प्पा के लोग बहुत ही सजीले होते थे। पुरुष अपनी दाढ़ी को सलीके से सजाते थे और महिलाओं के बाल लंबे और गांठों में बंधे होते थे। वे लोग कपड़े तो ढीले चौड़े पहनते थे, लेकिन उनका अंदाज था एकदम साफ और संजीदा। अब बात करते हैं सजने संवरने की। हड़प्पा की महिलाओं को गहनों का बहुत शौक था। सोने चांदी के नहीं, बल्कि कांच, पत्थर, तांबा और सीपियों से बने गहने। हाथों में चूड़ियां, गर्दन में मोटी मोटी मालाएं और कानों में झूमर जैसे छोटे छोटे आभूषण। और हां, ये सब केवल महिलाओं के लिए नहीं थे, पुरुष भी कंगन और हार पहनते थे। अब जरा सोचो, जिस सभ्यता के लोग इतने समझदार थे कि उन्होंने शहर की नाली तक व्यवस्थित बनाई, क्या वो अपने घर को सजाते नहीं होंगे? जरूर करते थे। हड़प्पा के घरों के अंदर दीवारें चिकनी होती थीं। कई बार उन पर मिट्टी या चूने की परत चढ़ाई जाती थी ताकि घर ठंडा रहे। कुछ घरों में दीवारों पर शेप्स बनाई जाती थीं, जैसे किसी बच्चे की उंगलियों से बनाई गई शेप्स या फिर कोई फूल, पक्षी या जानवर। ये चीजें हमें कालीबंगा, धोलावीरा और राखीगढ़ी जैसे स्थलों पर खुदाई में मिली हैं, जो दिखाती हैं कि हड़प्पा के लोग सिर्फ जरूरत से नहीं, बल्कि सजावट और सुंदरता से भी जुड़ाव रखते थे। अब बात करते हैं बच्चों की। हड़प्पा के बच्चे आज के बच्चों से अलग नहीं थे। उन्हें भी खेलना पसंद था, उन्हें भी खिलौनों से लगाव था। खुदाई में मिले हैं मिट्टी के बैलगाड़ी जैसे खिलौने, घूमने वाले पहिए, बिल्ली और कुत्ते की शेप्स, यहां तक कि सीटी जैसे बाजे जो बच्चे मुंह में लगाकर बजाते होंगे। ये सब चीजें हमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो जैसे स्थलों से मिली हैं। सोचो भाई, जहां दुनिया में स्कूल भी नहीं थे, वहां के बच्चे खिलौनों से खेल रहे थे। मतलब उस समाज में बचपन की अहमियत समझी जाती थी। अब आते हैं हड़प्पा की सबसे शानदार कला पर, मूर्ति कला। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान मिली थी एक छोटी सी कांस्य की मूर्ति, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। नाचती हुई लड़की, डांसिंग गर्ल, मात्र 10 सेंटीमीटर लंबी, एक हाथ कमर पर, दूसरा आगे बढ़ा हुआ, छोटे शरीर पर भारी चूड़ियां और चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। वो भावना, कला और आत्म अभिव्यक्ति को भी समझते थे। और हां, एक और गजब चीज, पशु आकृतियां और मिट्टी की मूर्तियां। लोथल से मिली है एक गाय और बछड़े की मिट्टी की आकृति, राखीगढ़ी से मातृ देवी की छोटी मूर्तियां और छन्हुदड़ो से मिली हैं बिल्ली और हिरण की आकृतियां। इनसे पता चलता है कि हड़प्पा की कला सिर्फ दिखावटी नहीं थी, बल्कि ये समाज के इमोशनल और रिलीजियस एंगेजमेंट को भी दिखाती थी। Chapter 5 Religion
and beliefs. अब तक आप जान चुके हो कि हड़प्पा के लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कैसे व्यापार करते थे और कैसे सजते संवरते थे। पर एक सवाल अब भी बाकी है, क्या उनके मन में भी भगवान होते थे? क्या उन्हें भी किसी इनविजिबल पावर पर भरोसा था? तो जवाब है हाँ, जरूर था। जैसे जैसे इंसान का लाइफ स्थिर हुआ, वैसे वैसे उसके मन में सवाल भी आने लगे। बारिश क्यों आती है? बीमारी क्यों होती है? हम मरते क्यों हैं? और हमारे ऊपर कौन है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते हड़प्पा के लोगों ने भी ईश्वर, आत्मा और नेचर की पूजा शुरू कर दी थी। अब चलो आपको ले चलते हैं हड़प्पा की धार्मिक दुनिया में। मोहनजोदड़ो से मिली एक बेहद खास मुहर, जिसमें एक व्यक्ति बैठा है दोनों पैरों को क्रॉस करके ध्यान की मुद्रा में। उसके सिर पर सींग जैसा मुकुट है और उसके चारों ओर जानवर हैं, हाथी, बाघ, भैंसा और गैंडा। इतिहासकार इस चित्र को कहते हैं पशुपति महादेव, यानी शिव के सबसे पुराने रूपों में से एक। सोचो भाई, शिव की जो कल्पना हम आज करते हैं वो शायद 5000 साल पहले से लोगों के दिल में थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो जैसी जगहों से हमें मिली हैं छोटी छोटी महिला मूर्तियां, कभी खड़ी हुई, कभी बैठी हुई और कभी अपने पेट पर हाथ रखे हुए। इन मूर्तियों के चेहरे गंभीर होते थे, जैसे कुछ छुपा हुआ संदेश हो उनमें। इतिहासकारों का मानना है कि ये मूर्तियां थीं मातृदेवी की, यानी उर्वरता की देवी, जो फसल देती थी, संतान देती थी, जीवन देती थी। आज भी हमारे समाज में धरती को मां कहा जाता है और शायद इसी भावना की जड़ें हड़प्पा में थीं। अब बात करते हैं एक पेड़ की, जिसे हम आज भी पूज्य मानते हैं, पीपल। मोहनजोदड़ो से मिली एक मुहर में एक देवता को पीपल वृक्ष के नीचे दिखाया गया है, जिसके सामने भक्त खड़े हैं। अब सोचिए, जिस पेड़ को आज भी गांवों में ब्रह्मा की सांस या भगवान का आसन कहा जाता है, उसकी पूजा 5000 साल पहले भी हो रही थी। क्यों? क्योंकि पीपल कभी सूखता नहीं, हर मौसम में हरा रहता है और दिन रात में भी सांस लेने जैसा उसका गुण है। शायद हड़प्पा के लोग इसे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट मानते थे। अब एक बात और, जो बहुत पुरानी है और बहुत गहरी भी। राखीगढ़ी और लोथल जैसे स्थलों से हमें कुछ ऐसी आकृतियां मिली हैं जो स्त्री और पुरुष की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को दर्शाती हैं, यानी योनि और लिंग के प्रतीक। आज के समय में इन्हें हम शिवलिंग और देवी पूजन के रूप में पहचानते हैं, लेकिन सोचिए, हड़प्पा में इन्हें पूजा जाता था प्रजनन शक्ति के रूप में, यानी जीवन देने वाली ऊर्जा। इतनी बड़ी सभ्यता, लाखों लोग, हजारों घर और व्यापार तो ऐसा कि मेसोपोटामिया तक नाम गया। तो भाई सवाल ये है, ये लोग आपस में बात कैसे करते थे? उनकी भाषा क्या थी? क्या वो भी राम राम या नमस्ते जैसे कुछ कहते थे? तो सुनो, हड़प्पा के लोगों ने जो भी लिखा वो आज भी हमारे लिए एक पहेली है। खुदाई से मिले हजारों मुहरें, जिस पर बने हैं सिंबल्स, साइन, शेप्स, लेकिन उनमें से एक भी हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। हाँ, ये तय है कि वो लोग लिखना जानते थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, हर जगह से लिपि मिली है, पर कोई भी इस लिपि को अब तक समझ नहीं पाया। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी टेक्नोलॉजी, पर भाषा कोई नहीं जानता। तो सुनो, आज भी दुनिया में हजारों लोग इस भाषा को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आया है सबसे ताजा ट्विस्ट। तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि अगर कोई इंसान हड़प्पा की लिपि को पूरी तरह पढ़ने में सफल होता है तो उसे मिलेगा 1 करोड़ रुपए का इनाम। यदि दिमाग के होशियार हो तो इसके डिकोड करने की कोशिश करो। अब यहां एक और बात सुनो। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा की भाषा द्रविड़ परिवार से जुड़ी हो सकती है, यानी जो भाषा आज दक्षिण भारत में बोली जाती है, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उनका कोई पुराना रूप शायद हड़प्पा में बोला जाता था। इसीलिए तमिलनाडु के लोग इस मिस्ट्री को अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ मानते हैं। अब तक हम जान चुके हैं कि हड़प्पा के लोग पढ़ना लिखना जानते थे, पर सवाल ये है, कैसे? क्या उनके पास भी आज की तरह कागज, पेन, किताबें थीं? तो जवाब है नहीं, लेकिन जो उनके पास था वो था अपने समय से सैकड़ों साल आगे का आइडिया। क्या हड़प्पा के पास कलम जैसी कोई चीज थी? सीधे शब्दों में कहें तो अब तक कोई ऐसी लकड़ी, पंख या बांस की नोक अवशेष के रूप में नहीं मिली
जिसे पक्का कहा जा सके कि यही उनकी कलम थी। लेकिन जो चीजें मिली हैं, मिट्टी की मोहरें, पत्थर पर उकेरे गए चिन्ह और कुछ धातु पर खोदाई, इनसे साफ है कि वो लोग लिखने का तरीका जानते थे। यानी वो शायद मिट्टी गीली रहने पर उस पर नोकदार चीज से चिन्ह बनाते थे और फिर उसे सुखाकर पक्का कर देते थे। उस जमाने में ना कागज था, ना खाल, ना भोजपत्र, पर हड़प्पा के लोगों ने जो भी लिखा वो ज्यादातर लिखा मुहरों पर। छोटे छोटे आकार की ये मुहरें पत्थर, सीप, हाथी दांत या कभी कभी तांबे पर बनती थीं। इन पर 4 से 10 चिन्ह होते थे जो एक सीधी लाइन में बने होते, जैसे हम आज वाक्य बनाते हैं। इन मुहरों का इस्तेमाल शायद व्यापार में आइडेंटिफिकेशन या रिलीजियस सिंबल्स के रूप में होता था। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक वैसा ही जैसा आज उर्दू या अरबी में होता है। क्या हड़प्पा की लिपि किसी और से ली गई थी? अब एक जबरदस्त सवाल, क्या हड़प्पा की लिपि उन्होंने खुद बनाई थी या किसी और से ली गई? तो ध्यान दो भाई, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन, इन सभ्यताओं की लिपियां उस समय मौजूद थीं, लेकिन हड़प्पा की लिपि उनसे एकदम अलग है। ना तो उसमें हायरोग्लिफ्स है, ना ही अक्षरों वाला फोनेटिक सिस्टम। यानी इस लिपि की बुनावट, ढांचा और संकेत पूरी तरह इंडिपेंडेंट और ओरिजिनल हैं। यानी हड़प्पा के लोग किसी से कॉपी नहीं कर रहे थे, वो खुद एक लैंग्वेज गढ़ रहे थे, जो आज भी इतिहास की सबसे बड़ी पहेली है। अब तक खुदाई में हड़प्पा लिपि के लगभग 400 से 600 यूनिक चिन्ह पाए गए हैं, लेकिन किसी को नहीं पता इनका मतलब क्या है। और इसी वजह से तमिलनाडु सरकार का ऐलान इतना बड़ा है, क्योंकि अगर कोई इस लिपि को सही सही पढ़ लेता है तो हम सिर्फ एक लिपि नहीं, एक पूरी सभ्यता की आवाज सुन पाएंगे। और हो सकता है उसमें लिखा हो हम कहां से आए थे, हमने क्या सीखा था और हम क्यों चले गए। Chapter 7 Decline of Harappa। इतनी मजबूत सिविलाइजेशन, इतनी गहराई से सोचने वाले लोग, इतनी बेहतरीन तकनीक। तो अब सवाल यह है भाई, इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी तरक्की, इतनी व्यवस्था, तो फिर हड़प्पा खत्म कैसे हो गया? कहां गए वो लोग? क्यों वीरान हो गए उनके सुनियोजित शहर? अब शुरू होती है इतिहास की सबसे बड़ी गुमशुदगी की कहानी। और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, कोई भूकंप, तूफान या एक रात की तबाही नहीं थी, बल्कि ये था एक धीमा और दर्द भरा पतन। खुदाई में साफ देखा गया है नालियां गंदी हो चुकी थीं, घरों की मरम्मत रुक गई थी, बर्तन, मोहरें और ईंटें बिखरी पड़ी थीं, और धीरे धीरे लोग शहर छोड़ते चले गए। अब देखिए इसका कारण क्या था। इस पर इतिहासकारों में कई थ्योरीज हैं। नदी का सूखना, हिस्टोरियन मिकेल डैनिनो और कई भारतीय पुरातत्वविद मानते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता जिन नदियों पर टिकी थी, जैसे सरस्वती, घग्गर, हकरा, वो धीरे धीरे सूखने लगी। अब भाई जब पानी ही नहीं रहेगा तो खेती कैसे होगी, शहर कैसे टिकेगा? और सबसे मजेदार बात है यह कि नासा के लैंडसैट सैटेलाइट्स के द्वारा लिए गए इमेज में राजस्थान और हरियाणा के रेगिस्तानी इलाकों में, जहां आज सिर्फ रेत है, वहां अंतरिक्ष से साफ दिख रही है एक सूखी हुई नदी की प्राचीन धारा। इस नदी को वैज्ञानिकों ने पहचाना घग्गर हकरा नदी, जिसे कई लोग सरस्वती नदी भी मानते हैं। ये वही नदी थी जिसके किनारे हड़प्पा के बड़े शहर कालीबंगन, बनवाली, राखीगढ़ी, हड़प्पा बसे हुए थे। हिस्टोरियंस जैसे ग्रेगोरी पॉसेल का मानना है कि हड़प्पा के इलाके में लगातार सूखा, मॉनसून में गिरावट और जल स्रोतों का खत्म होना लोगों को मजबूर कर गया कि वो इन शहरों को छोड़ दें। अब कुछ इतिहासकारों ने यह भी कहा कि क्या कोई बीमारी फैली थी, जैसे किसी तरह का संक्रमण जो धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गया हो। पर सच्चाई ये है कि खुदाई में ना तो सामूहिक शव मिले हैं, ना जलाए गए शव, और ना ही कोई दहशत की निशानी। तो ये थ्योरी अब तक कमजोर मानी जाती है। तो कुल मिलाकर क्या हुआ? शायद नदियां सूख गईं, खेती खत्म हो गई, जलवायु ने साथ छोड़ा और लोग धीरे धीरे गंगा घाटी की ओर नई जमीनों की तलाश में निकल गए। भाई अब तक हमने देखा कैसे इंसान गुफाओं से निकला, कैसे उसने पहली बार रुकना सीखा, और फिर कैसे उस रुकने से हड़प्पा जैसी महान सभ्यता बनी। अब अगली बार जब कोई पूछे कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी, तो सीना ठोक के कह देना हड़प्पा। और अब अगर जानना चाहते हो कि इसके बाद भारत कैसे बदला, कैसे शुरू हुआ वेदों का युग,
देवताओं का युग तो कमेंट करें। और हाँ, हमारे चैनल के अभी तक आपने ज्वाइन बटन पर क्लिक नहीं किया, वहां क्लिक कर ज्वाइन हो जाएं। वहां और भी मजेदार डॉक्यूमेंट्री अपलोड करता हूं जो केवल आप लोग ही देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।